आर्मी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन लाए गए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड बनाए गए हैं। ओके, आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है ये यूपीएससी तथा यूपीपीसीएस बीपीएससी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला में कि इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सेकंड है कि प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। तीसरा में कि इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत, विधायिका जो विधि बनाता है, ध्यान रखिएगा। और इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति मतलब भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है और यहाँ पे राजा की बात है तो यहाँ पे ब्रिटेन की बात कहा जा रहा है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह जो है संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है, इसलिए राजा और राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। किंतु यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है भारत में वो औपचारिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है औपचारिक प्रमुख? तो राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए भारत में दोहरी कार्यपालिका अपनाया गया है। राष्ट्रपति को सिर्फ औपचारिक शक्तियाँ प्राप्त है, ओके, जबकि वास्तविक शक्तियाँ जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ओके, जवाबदेह होता है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति तो जवाबदेह होता है, तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, संघवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे गलत ढूंढना है। पहले में कि यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्र तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं को समाहित होती है। दूसरे में कि प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, स्वतंत्र होती है। तीसरे में कि लोगों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। और फोर्थ में कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए 2, 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3। आंसर बताइए क्या होगा, क्या हो सकता है। ये तो आप पढ़े होंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने के लिए न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, यानी 4 नहीं होगा। और इसमें असत्य ढूंढना है तो ऑप्शन बी। बाकी सब सही है कि प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और लोगों की दोहरी पहचान होती है और निष्ठाएं होती हैं। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एकहरी या एकल नागरिकता है। ठीक है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता यानी कि यूएसए में क्या है, यूएसए में क्या है कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता है और यहाँ पे एकहरी नागरिकता है। ओके, केंद्र एवं राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान में किया गया है और न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के बीच उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार दिया गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक है। क्या है कि जिसमें केंद्र सरकार सशक्त हो। आप पहले में किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होता है। दूसरे में है आपातकालीन प्रावधान। तीसरे में है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। फोर्थ में है कि एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था। ऑप्शन ए में है 2, 4, ऑप्शन बी में है 3, 4, ऑप्शन सी में 1, 2, 4, ऑप्शन डी में सभी। तो क्या हो सकता है इसमें आंसर? ऑप्शन डी।
क्योंकि यहाँ पे सशक्त है ना, एक सशक्त केंद्र सरकार का निर्माण में सहायक है। तो क्या संसद को नियंत्रण है ना, संपूर्ण देश या किसी राज्य क्षेत्र में उसके भौगोलिक सीमाओं क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, कानून बना सकता है, उसके राज्यों के नाम क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ये संसद कर सकता है। आपातकालीन प्रावधान होता है कि राज्यों के विधानमंडल के जो कानून होते हैं वो संसद के अधिकार में आ जाता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है वो केंद्र को सशक्त करता है, क्योंकि राज्यपाल तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु यह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पे एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था का मतलब होते अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जैसे IAS, IPS, IAFS, ये सब की नियुक्ति होती है और वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के अधिकारी के रूप में राज्यों में अपने कार्य की सेवाएं देते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में या उसके राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है। संसद किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि संसद सर्वे सर्वा है। आपातकालीन प्रावधान, जैसे 3 आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। यह है 352, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 जो है वित्तीय आपातकाल। राज्यपाल राज्य के होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एकहरी है। ओके, अखिल भारतीय सेवाएं जो मैं बताई कि 312 में है, पूरे देश के लिए है। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्य प्रशासन में कार्यरत हैं, लेकिन इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देखिए यहाँ पे नियंत्रण किसका होता है? तो केंद्र सरकार का। अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं? तो राज्य में। राज्य ना तो इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। तो ठीक है, ये एक सशक्त केंद्र की भूमिका निभाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकात्मक विशेषता, पहले में है एकल नागरिकता, दूसरे में है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तीसरे में आपातकालीन प्रावधान। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 3 और 1, ऑप्शन डी सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकहरी विशेषता, तो एकल नागरिकता हो सकता है, होगा ही एकल नागरिकता। आपातकालीन प्रावधान, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ही, अगर यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण होता तो ये भी होता। ओके, तो क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे विशेषता देख लीजिए कि संविधान की संघीय विशेषता क्या है? तो द्वैध राजपत्ति है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था में है, और संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका, मतलब लोकसभा राज्यसभा। अब एकात्मक विशेषताएं में क्या क्या है? सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं, मतलब कि राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकता। एकल संविधान है, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य यहाँ ये है और ये है स्वतंत्र न्यायपालिका, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संपूर्ण न्यायालय को, मतलब जितने भी न्यायालय हैं भारत में वो सभी न्यायालयों को संचालित करता है, देखता है, उसके देखरेख में कार्य होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का यहाँ पे अर्थ ये होगा कि वो अपने नियुक्ति का, स्थानांतरण अधिकारियों को वो स्वयं करता है, वो किसी कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो आएंगे वो संघीय विशेषता है, और एकीकृत न्यायपालिका जो है वो एकात्मक विशेषता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है
क्योंकि ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन बी, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ये कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट रूप से किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसदीय प्रणाली का मॉडल जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान दें कि ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल में मंत्रिपरिषद को संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। ओके, यहाँ पे निचले सदन मतलब होगा कि लोकसभा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? पहले में है बहुमत दल का शासन, दूसरे में है दोहरी कार्यपालिका, तीसरे में सामूहिक उत्तरदायित्व, फोर्थ में है शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी सभी। तो क्या संसदीय प्रणाली की विशेषता है? भारत में क्या ऐसा देखा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता तो शायद होता। तो ऑप्शन, यहाँ पे बहुमत दल का शासन होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका का मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति होता है जो वास्तविक नहीं होता है, वो संवैधानिक प्रमुख होता है, और यहाँ पे पीएम जो होता है वो वास्तविक होता है, तो इसलिए कहा गया दोहरी कार्यपालिका। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जैसे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है 75(3) में। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में अंतर देख लीजिए कि संसदीय प्रणाली में क्या है। अध्यक्षीय प्रणाली यूएसए में है, संसदीय प्रणाली जो है वो भारत और ब्रिटेन में है। तो दोहरी कार्यपालिका है, बहुमत दल का शासन है, मतलब बहुमत जिसके पास आएगा उसी की सरकार बनेगी। सामूहिक उत्तरदायित्व है, जैसा कि हम पढ़े हैं अभी। शक्तियों का संतुलन है, ओके, शक्तियों का संतुलन है या विभाजन है, परंतु यहाँ पे क्या है, विभाजन के साथ साथ यहाँ पे संतुलन है, पर यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण है। देख लीजिए, एकल कार्यपालिका है, राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन है, उत्तरदायित्व का अभाव है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार के लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि केंद्र और राज्य स्तर दोनों स्तर पर सरकार का गठन होता है। सेकंड है कि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। ऑप्शन, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों के मध्य अगर टकराव होते हैं तो। और संघवाद में जैसा कि समझ गए कि 2 स्तर पर सरकार होती है, तो पहचान भी तो दोहरी होगी और निष्ठाएं भी दोहरी होगी। ओके, पहचान दोहरी, निष्ठाएं दोहरी। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करती है। इसमें प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। इस प्रकार प्रणाली में लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। जैसे समझें, एक जो है केंद्र सरकार की और दूसरा है प्रांत सरकार की। जैसे कोई भी स्टेट ले लीजिए, जैसे यूपी ले ली है, तो यूपी अगर ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर यूपी के लोग हैं तो उनकी अपनी पहचान होती है और निष्ठाएं होती है उस राज्य के प्रति। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे संविधान में किया गया है। यदि किसी देश को रिपब्लिक यानी गणराज्य कहा जाता है तो इसका क्या आशय है?
पहले में है एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का होना, दूसरे में राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, तीसरे में कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो आंसर बताइए क्या हो सकता है? रिपब्लिक यानी गणराज्य की विशेषता क्या हो सकती है? तो आंसर होगा 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख है भारत में है ना, प्रस्तावना में जैसा लिखा है गणराज्य। और राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित है, ये भी सही है। और किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति है, तो भारत में किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। देख लीजिए, गणराज्य देश का एक निर्वाचित प्रमुख होगा, जैसे भारत में राष्ट्रपति है। राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होती है, न कि राजा जैसे किसी एकल व्यक्ति में। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इस प्रकार सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध होंगे। ओके, सार्वजनिक पद सभी के लिए होंगे, किसी एक वर्ग के लिए संरक्षित नहीं होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संघात्मक के सही लक्षण है? संघात्मक के ओके, याद रखिएगा, संघात्मक के। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका, तीसरा है द्विसदनीय व्यवस्था, फोर्थ है अखिल भारतीय सेवाएं, फाइव्थ है आपात उपबंध। ऑप्शन ए में 1, 2, 3, ऑप्शन बी में 2, 4, 3, ऑप्शन सी में 1, 3, ऑप्शन डी 1 और 4। आंसर बताइए क्या होगा? लिखित संविधान तो होगा, एकीकृत न्यायपालिका तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एकीकृत की जगह पे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होती तो होता। द्विसदनीय कार्यपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपात उपबंध नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, एकीकृत लक्षण है। तो 1 और 3 होगा। ये विशेषता जो है ना, वो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं हैं, जो अद्वितीय तथा भारत की स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय है। इसलिए केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि केसी वेयर ने भारतीय संविधान को क्या कहा? तो अर्धसंघीय कहा, क्योंकि इसमें एकात्मक विशेषताएं भी है और संघीय विशेषताएं भी है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। सहकारी संघवाद मतलब कि केंद्र और राज्य आपस में मिलकर देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, यानी कि सहकारी संघवाद। इसीलिए सहकारी संघवाद में क्या है कि दोनों की विशेषताएं ली गई है, एकात्मक विशेषताएं भी और संघात्मक विशेषताएं, और दोनों विशेषताओं को मिलाकर भारत को एक विकासशील से विकसित देश बनाने का ये संकल्पना लिया जाता है। ओके, सभी वर्गों को राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार मिलजुल के दिया जाता है सहकारी संघवाद में। तो भारत के संविधान की संघात्मक विशेषताएं क्या है? तो पहले में द्वैध राज पद्धति है, मतलब लोकसभा राज्यसभा, दूसरे में लिखित संविधान है, तीसरे में शक्तियों का विभाजन, और फोर्थ में है संविधान की सर्वोच्चता, 5 में है अपरिवर्तनीय संविधान, 6 में स्वतंत्र न्यायपालिका। ओके, ये ध्यान, ये क्वेश्चन आता है स्वतंत्र की जगह पे यहाँ दे देगा एकल या एकीकृत न्यायपालिका, तो गलत हो जाएगा। वहीं एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं और आपात उपबंध जैसे प्रावधान भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताओं के उदाहरण हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए सहमति, ऑप्शन बी तर्कसंगत प्रज्ञा, ऑप्शन सी शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति, ऑप्शन डी राजनीतिक कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है, तो क्या होगा? शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी।
ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा रोक कर। ओके। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका आंसर क्या होगा? इस पे ध्यान दीजिएगा कि दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है, तो इसका आंसर होगा बी जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन 1916। जेपी कृपलानी प्रसिद्ध, क्या बात है, ये जयप्रकाश नारायण होगा, जेपी कृपलानी यहाँ लिखा हुआ है। प्रसिद्ध भारतीय नेता थे जिन्होंने 1947 में, जेबी कृपलानी प्रसिद्ध भारतीय नेता थे जिन्होंने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ओके। जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है, जिन्हें जेपी आंदोलन के माध्यम से दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को ठोस और सक्रिय रूप प्रदान किया। दल रहित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो जेपी आंदोलन से, जयप्रकाश नारायण से। आचार्य नरेंद्र देव ने 1916 से 1947 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। विनोबा भावे भारत के राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं। भूर आंदोलन का प्रारंभ इनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। कहाँ किया गया, कब किया गया? 1951 में किया गया। और कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। भारत में लोकतंत्र है तो सोचिए कि क्या गठन होता है। दूसरे में कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। तो बताइए क्या होगा आंसर? लोकतंत्र में आप क्या देखते हैं? तो इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। हाँ, वोट देते हैं लोग, तो निर्वाचन होता है लोगों का, प्रतिनिधि का। और लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है, तो 2 होगा। लोकतंत्र शासन का रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है। इस मौजूदा सत्ताधारी शासक जो सत्ता में रहते हैं के हारने और बदलने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि अगर सत्ताधारी पार्टी अच्छे काम करती, जनता के अनुकूल काम करती है, जो ज़रूरत है उसके अनुसार कार्य करती है, तो वो जीत जाती है, नहीं तो उसे हारने का भी भय बना रहता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक मत होता है और हर मत का समान मूल्य होता है। ओके। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना हो तो निम्न में से कौन सा उपाय इसमें सहायक हो सकता है? प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धा करना, विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करना, राज्यों में प्रतिस्पर्धा होना। तो पहले में है कि टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण को अपनाना। सेकंड में है राज्यों को कर राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाना। तीसरे में राज्यों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए समिट आयोजित करना। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2, 3। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऊपर से नीचे की ओर संबंधित दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धी संघवाद डालता है या और इसके अंतर्गत विकेंद्रीकृत नीति अपनाया जाता है प्रतिस्पर्धी संघवाद में, क्योंकि राज्य होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने विकास कार्यों को अंजाम देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। जब राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होंगे तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक नीतियों का निर्माण करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। और सहकारी संघ, यहाँ पे प्रतिस्पर्धी संघवाद में प्रतिस्पर्धा होती है, राज्यों के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य होती है। और सहकारी संघवाद में क्या होती है कि सब मिलजुल के कार्य करते हैं और देश का विकास करते हैं, और जो आवश्यकता अनुसार नीति होती है, क्षेत्र के अनुसार नीति होती है, वो नियम बनाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्र और निष्पक्ष
चुनाव, ऑप्शन बी व्यक्ति के गरिमा, ऑप्शन सी विधि के समक्ष समानता और ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें सही नहीं है, देखना है। ओके, तो अभी आप सोचिए कि लोकतंत्र में क्या क्या मूल्य क्या क्या देखते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ये तो देखते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा अनुच्छेद 324। व्यक्ति की गरिमा, हम सबकी गरिमा होती है। निजता का अधिकार, ये सब होता है। विधि के समक्ष समानता है, विधि के समान सभी लोग समान हैं, उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन, ये नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, क्योंकि भारत में तो बहुसंख्यक हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे सभी वर्गों की समानता है, सभी वर्गों को समान अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी होंगे। लोकतंत्र में बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है, किंतु बहुमत को सदैव अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। अतः लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है, मतलब सभी वर्गों को अवसर देना होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों एवं कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चाएं, व्यक्ति की गरिमा, विधि के समक्ष समानता आदि, ये सभी बातें जुड़ी होती हैं। एक लोकतंत्र में ये सब जो विशेषताएं जुड़ी होती हैं, और भारत में ऐसा ही है। 15 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है? संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है। पहले में है सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरे में है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तीसरे में एकल कार्यपालिका। ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो आंसर बताइए कौन सा होगा? इसमें विशेषता नहीं है, ढूंढा है। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, क्या एकल कार्यपालिका है हमारे यहाँ? नहीं ना, बताइए क्या होगा? इसमें ए होना चाहिए, 9 डी। अच्छा, संबंधित नहीं है ना, इसमें कहा है संबंधित नहीं है, तो एकल कार्यपालिका नहीं है, क्योंकि ये आदेशात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है, इसकी विशेषता है। और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्रिपरिषद सभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है वास्तविक रूप से। तो ये तो होता है और ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। आज का सेशन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।